दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष मतदान से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती है। इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। ऑप्शन है दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन और दीव या फिर चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली तथा पुडुचेरी। दोस्तों, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में शामिल नहीं है। ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। संविधान के अनुसार दोस्तों, राज्यों की जो विधान परिषद है उसके निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है वह 35 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। तो सही उत्तर पढ़ा लिखा हो। दोस्तों, आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस या अर्हताएं दी गई हैं उसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 57। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है किस तिथि से। ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो सही उत्तर है अपने पद ग्रहण की तिथि से, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को। दोस्तों, आप जान लीजिए अनुच्छेद 56(1) के परंतु के खंड क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ये अनुच्छेद 56(2) में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद के द्वारा।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी संसद के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 56 के खंड 1 के परंतु के खंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का या अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का न तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है लेकिन उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या राज्यों की विधानसभाएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, जबकि 54 ख के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कैसी? अर्ध न्यायिक, कार्यपालिका, न्यायिक या फिर विधायी प्रक्रिया। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में? तो सही उत्तर है 6 माह में। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले कर लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ये है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्य करते हैं। याद रखिएगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो सही उत्तर है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। दोस्तों अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, यानी वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो सही उत्तर अनुच्छेद 111। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक या राष्ट्रपति की सहमति। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति का आशय, ऑप्शन ए। दोस्तों राष्ट्रपति का आशय या इंटेंशन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है और संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है और राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना के द्वारा देता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो ये आसान सा प्रश्न है, अनुच्छेद 123 के तहत। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन है आपके 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या फिर 6 माह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह, ऑप्शन बी। दोस्तों अनुच्छेद 123(2) क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 143। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है एक विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर न्यायिक शक्ति, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना? तो सही उत्तर है वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं, लेकिन वित्तीय बिल सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही विचार हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है?
स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो सही उत्तर केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। अगला प्रश्न, एक कथन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति पर। दोस्तों देखिए, भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, लेकिन वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो ये आसान सा प्रश्न है और आप जानते भी हैं दोस्तों। देखिए, 35 वर्ष न्यूनतम निर्धारित आयु है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जिसने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र और सरकार का मुखिया या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल, राज्य में संवैधानिक गठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाला आपातकाल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? तो आप जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर ही अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल जो है लगा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सही उत्तर राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त होता है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो सही उत्तर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों सेना का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है किसका? लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी विधानसभा का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा अथवा किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 58 के अनुसार किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह तो होना चाहिए, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता? पहला है संसद के बजट को रखवाना, संसद के सामने बजट को रखवाना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना।
तो सही उत्तर राज्यसभा को विघटित करना। और आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे पूर्णतः विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रति 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के यथाशाक के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। दोस्तों, अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति से लेकर नियंत्रण तक केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए केंद्रीय सरकार यानी भारत सरकार, जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसके द्वारा ही अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर उपराष्ट्रपति। दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सही उत्तर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर आप जानते हैं 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 बार। यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए 1 बार लौटा सकता है, लेकिन यदि क्या स्थिति है? लेकिन यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति को रोक नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? लोकसभा, संसद का सदस्य, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर है लोकसभा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में ये उल्लेख है, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होने पर ही निर्वाचित होने की पात्रता होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है? बौद्ध भिक्षुओं, पारसियों, एंग्लो इंडियंस या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब जो वर्तमान स्थिति है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की यदि यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो वो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। लेकिन संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को नामांकित या मनोनीत करते हैं जो अनुच्छेद 83(3) के अनुसार साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या वास्तविक अनुभव रखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन किस देश में सर्वोत्तम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या इंग्लैंड? तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोत्तम है। वहाँ राष्ट्रपति प्रशासन का कार्यकारी और संवैधानिक मुखिया दोनों है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? तो सही उत्तर 1 माह के भीतर, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा हो, पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों में कम से कम 1 विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में, जैसा कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में अपनाया गया है, जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं तथा इनमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से या फ्रांस से? तो सही उत्तर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो आप जानते हैं कोई सीमा नहीं। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का पहला भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।